हेलो एवरीवन। सो एक कहानी से शुरू करते हैं। कहानी है अकबर और तानसेन की। सो अकबर ने एक दिन तानसेन को पूछा कि तानसेन, तुम इतनी अच्छी वीणा बजाते हो, इतना अच्छा गाते हो, तो क्या कोई है इस दुनिया में जो तुमसे भी अच्छा वीणा बजाता हो, गाता हो? मुझे तो नहीं लगता कोई है, क्योंकि तुम्हारी जब वीणा सुनता हूँ तो बहुत मज़ा आता है, और कितने टाइम से सुन रहा हूँ और अभी तक बहुत मज़ा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई तुमसे भी अच्छा कोई होगा। तो तानसेन ने कहा, अकबर, नहीं है, एक मेरे गुरु हैं, हरिदास उनका नाम है। वो जितना मैं बजाता हूँ, जो मैं सुनाता हूँ, वो कुछ भी नहीं है उनके सामने जो वो बजाते हैं। तो अकबर को ऑब्वियसली बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि ये तो मुझे सुनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला, एक तानसेन ऐसी बात है तो उनको बुलाइए किसी दिन, तो उनसे सुनते हैं। तो तानसेन ने कहा, अकबर, वो कहीं आते नहीं हैं, उनके पास जाना पड़ता है सुनने के लिए। सो अकबर, बीइंग द किंग, सोचा ऐसा कैसे पॉसिबल है, बट उसको क्यूरियोसिटी इतनी हो गई थी। सो ऐसा, ठीक है, चलते हैं। तो आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, एंड देन जब भी वो जहाँ कहेंगे, मैं उस टाइम पे कहेंगे, मैं वहाँ आ जाऊँगा। तो तानसेन ने कहा, नहीं, उनको इन्फॉर्म नहीं कर सकते। वो मॉर्निंग में सुबह 4 to 6 AM एक जंगल में इनकी कुटिया है, वहीं बजाते हैं, और 4 से 6 के बीच में कभी भी बजाना शुरू कर सकते हैं। और वो अंदर भी नहीं बैठ सकते, हमें छुप के ही सुनना पड़ेगा। तो अकबर को थोड़ा लगा कि ये कैसे, मैं इतना बड़ा राजा और इतनी सब कंडीशंस, बट क्यूरियोसिटी इतनी लेवल की बढ़ गई थी। तो उन्होंने बोला, ठीक है, मैं ये भी एग्री करता हूँ कि जब मैं वहाँ, मतलब चलेंगे और सुबह 4 से 6 में बाहर हम इंतज़ार करेंगे उनके बजाने का। तो अकबर पहुँचे तानसेन के साथ। अब बैठे हैं जंगल में, सुबह सुबह पहुँच गए 2:30-3 बजे, और अपना 4 बजे से उन्होंने उसके पास वेट करना शुरू किया। उनके जो गुरु थे हरिदास, वो सुबह उठे, स्नान वगैरह किया, और थोड़ी देर में उन्होंने अपना वीणा बजाना शुरू किया। जब उन्होंने वीणा बजाना शुरू किया, उसके कुछ देर बाद ही अकबर के आँख से आंसू रुके ही नहीं। आंसू बहते जा रहे थे, वीणा बंद हो गई लेकिन आंसू नहीं बंद हुए, और उसके 1-1.5 घंटे तक भी अकबर वैसे ही बैठा रहा। जब वो होश में आया, उस रस से बाहर निकल के, तो उन्होंने तानसेन को पूछा, तानसेन, ये क्या था? मैं तुम्हें इतने सालों से सुन रहा हूँ, ये फीलिंग, ये इस लेवल का जो पीस, इस लेवल का एक, ये मुझे कुछ अलग चीज़ टच कर गई। ये क्या था? ये तो तुम्हारे साथ कभी भी, तुम्हारे सुनने के बाद तो मुझे ये फीलिंग कभी नहीं आई। तो तानसेन ने कहा, अकबर, वो जो वीणा बजाते हैं वो सिर्फ अपने लिए बजाते हैं। मैं जो वीणा बजाता हूँ वो आपके लिए बजाता हूँ, पैसे के लिए बजाता हूँ। वो सिर्फ अपने लिए बजाते हैं, और यही फ़र्क है। तो जब वो सिर्फ अपने के लिए बजाते हैं, तो तब जो म्यूज़िक निकलता है, वो क्योंकि उनको किसी दूसरे की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं, वो अपने में ही वो खुशी जो मिलती है उनको वीणा बजाने से, उनको वो खुशी के लिए दूसरे का वैलिडेशन नहीं चाहिए, उनको ना कुछ पैसे चाहिए, कुछ चाहिए। तो वो जो संगीत निकलता है, तो उसमें तो यही, ऐसा ही संगीत निकलेगा। मैं नहीं बजा सकता क्योंकि मैं पैसे के लिए बजाता हूँ। तो इससे हमें स्टोरी से क्या मिलता है, क्या होता है हमारे डेली जीवन में? आप देखिए ध्यान से कि जैसे ही हमें कुछ मिलता है, वी अचीव समथिंग, वी गेट समथिंग, बट हमें फिर भी वो कंप्लीट फुलफिलमेंट नहीं मिलता जब तक हमको दूसरे का वैलिडेशन ना मिल जाए। और कितनी मज़े की बात है कि मिला, अचीव आपने ही किया है, आपको अच्छे से पता है आपने अचीव किया, अपने अंदर आपको हैप्पीनेस हो रही है, पर वो हैप्पीनेस शैलो क्यों है, वो पूरी क्यों नहीं है? वो पूरी जब तक नहीं होती जब तक आप दूसरे को बता नहीं देते, और दूसरा फिर उसको वैलिडेट कर नहीं देता
कि आपने मर्सिडीज़ खरीदी और सपोज़ वो ख़रीद के आप किसी को ना दिखाओ बाहर, तो खरीदी आपने अपने हार्ड एंड मनी से खरीदी, हैप्पीनेस आपको हो चुकी है, लेकिन वो पूरी नहीं है हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि जब तक दूसरा ना बोल दे कि हाँ भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, कितने में ली, ये है वो है, एक अंदर, तब तक आपको वो फुलफिलमेंट नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम क्या है ये? तो आई मीन इवन इन स्पिरिचुअलिटी, अगर सपोज कोई एक्सपीरियंस हो जाता है, ये दिख गई, वो लाइट दिख गई, ऐसा हो गया, वो हो गया, शिव दिख गए और पता नहीं क्या क्या, तो जब तक हम दूसरे को बता नहीं देते, उसके बिना हमें नहीं लगता कि हमने वो अचीव किया है, जबकि अचीव आपने किया है। बिकॉज डीप डाउन, अब इसके पीछे को उसको थोड़ा खोलते हैं कि होता क्या है नाउ। बिकॉज डीप डाउन जो ईगो है, अब ईगो पे थोड़ा चर्चा करेंगे। वो ईगो जो है बेसिकली जो फॉल्स सेल्फ है, जिसको आप समझते आप हो पर वो आप हो नहीं, वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, कि उसकी नेचर ही है सेटिस्फाई नहीं होना। एंड द वे इट वर्क्स, ईगो का एक बेसिक प्रिंसिपल है जिस पे वो काम करती है यार, वो है कंपैरिजन। कि जब तक उसको ये नहीं लगता कि हाँ देखो कि ये मुझे मिला है, इसका एक्चुअली सटल लेवल पे देखें तो क्या होता है कि वो ये कहना चाहते हैं, जब आपको कोई चीज़ मिलती है और आप दूसरे को बताते हो या दिखाते हो कि देखो मेरे को ये मिला है, एक्चुअली आप गहरे में क्या कर रहे होते हो, ईगो क्या कर रही होती है, वो कहती है कि मेरे पास है पर तेरे पास नहीं है। तो इससे वो फिर दूसरे से बड़ी हो जाती है। दैट्स वाई बोलते हैं ना कि ईगो तुम्हारी बहुत बड़ी है। इट्स बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, कि आई हैव इट, यू डोंट हैव इट, एंड दैट्स हाउ इट कीप्स ग्रोइंग। और वो हर चीज़ में लगती है। कोई आपको अप्रिसिएशन मेल आ गई, आप जब तक जाके बताओगे नहीं, किसी को दिखाओगे नहीं, तो एनीथिंग यू कैन पुट इट इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, जहाँ पे आपको ये दिखेगा कि ये कंपैरिजन पे चलती है। अब क्या है कि हम यही करते आते हैं बचपन से, यही सिखाया जाता है। माँ बाप भी वही कर रहे हैं तो हम भी वही करते हैं, पड़ोसी भी वही कर रहे हैं, कलीग्स भी वही कर रहे हैं। अब क्या है कि जितनी बड़ी ईगो उतनी बड़ी डिज़ायर, क्योंकि फिर उसको मज़ा आया, उसको रस मिला ईगो को कि हाँ देखो मेरे पास थी, इसके पास नहीं है। फिर कुछ दूसरी चीज़ में भी वही हुआ, और फिर ये डिज़ायर बढ़ते बढ़ते ईगो बढ़ती जाती है। एंड यू नो, जितनी बड़ी डिज़ायर उतनी बड़ी सफरिंग, बिकॉज इट बिकम्स आवर हैबिट। तो मुझे ये मिला है बताने से होता क्या है कि मैं जो है, मैं वो ही बड़ा होता है, और मैं जो कि एक्चुअली में एक फॉल्स आइडेंटिटी है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ है, वो रूट काज है हर सफरिंग का। ये तो मैं इस पर तो बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि तो हर जगह बोल चुके हैं, गीता में क्या क्या इसके बारे में बोला गया। अब जो मैं है, जो ईगो है, जिसको आप आई कहते हैं कि हाँ ये मैं हूँ, जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं, जो आप समझते हैं कि वो आपकी आइडेंटिटी है, गहरे में वो बस एक थॉट है। जैसे कि बाकी सब थॉट्स हैं, टेम्परेरी आते हैं जाते हैं, जो आपकी अवेयरनेस में उठे और आपकी अवेयरनेस में गिर जाते हैं। ऐसे ही जिसको आप आई बोलते हो, मैं बोलते हो, वो भी एक्चुअली में एक थॉट है। And the very fact, that you are aware of your thoughts means they are rising in your space of awareness only. Otherwise, how come you are aware of your thoughts? आप थॉट से अलग होंगे तभी तो आप थॉट्स के प्रति अवेयर हैं। बट जो ये आई थॉट होता है, जिससे आप, जो आपको मैं बोलते हो, जिसका, ये बहुत ही सटल थॉट होता है। एंड ऐसे समझ लीजिए कि आपको 9-10 थॉट आए एक पर्टिकुलर, आपकी कुछ आप कर रहे हो, तो आपका जो 10वां थॉट है वो आई थॉट होता है, और ये साइंस में भी प्रूव हो चुका है। तो ये आपका जो आई थॉट है, इट्स ए वेरी वेरी सटल थॉट, एंड आफ्टर एवरी थॉट एंड में आता है, एंड इट गिव्स यू एन इल्यूजन दैट यू आर थिंकिंग दोज थॉट्स। सपोज 10 थॉट्स हैं और 10वां थॉट आई थॉट है, तो आपको क्या लगेगा कि जो ये 9 थॉट है ये मैंने सोचे हैं, क्योंकि 10वां थॉट आई थॉट है, और वही इल्यूजन है, वही माया है, वही ईगो है। बिकॉज वो जो आपका आई थॉट है, इज जस्ट लाइक एनी अदर थॉट, इट इज जस्ट अराइजिंग and it is dropping in your space of awareness. So even that I thought is not you, it's the space of awareness that is you, in which all thoughts including the I thought is appearing and even disappearing.
और अगर आप बहुत अवेयर हो जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखाएगा कि थॉट्स आर सिंपली कमिंग टू यू, यू आर नॉट थिंकिंग देम, इंक्लूडिंग द आई थॉट। जो ईगो, जो सेंस ऑफ सेल्फ जो आपको लगता है फॉल्स सेल्फ है वो, एंड उसमें और उसकी प्रॉपर्टी है कंपैरिजन करना, ये करना, तो सफरिंग आती है फिर वहाँ से। नाउ मोर यू बिकम अवेयर ऑफ इट, द अवेयर ऑफ अवेयर ऑफ द अवेयरनेस, द बीइंग अवेयर ऑफ बीइंग अवेयर, तो जो पुल है माया का, इल्यूजन, ईगो, आई थॉट जो मैंने बताया, वो वीक होता जाता है। मोर यू बिकम अवेयर, मोर यू स्टे इन योर स्पेस ऑफ अवेयरनेस, एंड दैट्स हाउ यू बिकम मोर क्लोजर टू योर रियल यू। आप ये भी बोलना रॉन्ग होगा कि यू बिकम क्लोजर टू योर रियल यू, बिकॉज यू आर ऑलरेडी यू, द स्पेस, द अवेयरनेस, बट लैंग्वेज के लिए बोलना पड़ता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। And it is the most practical insight that you can have, because if you see right now, beneath all the mental noise, and the mental noise means ये thoughts, including the I thought, छोटा आपका छोटा, ये अगर मैं बोलूँ उसको I thought या ego, yes, जिससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं wrongly. So, but beneath all the mental noise, beneath all the thoughts, there is this undeniable sense of being, the sense of emness, the sense that tells you that you are, the sense that tells you that you exist. That sense, if you notice closely, has not changed since the time you have become aware from the childhood. From the childhood since till today, that sense of being, आपका होना, वो चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। आपको जो 16 साल में आपको लगता था आप जैसे हो, आज भी वही लगता है कि हाँ मैं वही हूँ अंदर से। वो जो इनडिनाइबल सेंस ऑफ बीइंग, कंटिन्यूअस, एवर प्रेजेंट, सिंस द टाइम लेट्स से 5 years टिल 50 years, वो सेंस ऑफ बीइंग का इधर का उधर चेंज नहीं हुआ है। अगर 5 से 50 साल तक वो चेंज नहीं हुआ है, तो आगे जितने भी साल बचे हैं उसमें भी चेंज नहीं होगा। और एनीथिंग दैट इज नॉट चेंजिंग हैज़ टू बी परमानेंट, एंड एनीथिंग दैट इज परमानेंट हैज़ टू बी द ट्रुथ। और बाकी सारी चीज़ें आपकी चेंज हो रही हैं, आपके थॉट्स चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी चेंज हो रही है। थॉट्स मतलब माइंड, इसका मतलब आपका माइंड चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी चेंज, एवरीथिंग इज एवर चेंजिंग, बट this sense of being, the emness, the sense of emness, the sense of your existence, that is not changing, and it's the most practical thing. There is nothing spiritual about it. It's there with you 24/7. It's ever present. और आप उस सेंस को थोड़ा और सेंस करेंगे तो आपको ये साफ साफ दिखेगा कि वो सेंस कहीं से शुरू नहीं होती। मैं अगर पूछूं कि वो सेंस जो है वो आपकी शुरू कहाँ से, उसका स्टार्ट क्या है, क्या वो आपके हेड से शुरू हो रही है, क्या आपके पेट से शुरू हो रही है? यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द सोर्स ऑफ इट, कि वो उसका यहाँ स्टार्ट हो रहा है। जब आपको उसका स्टार्ट ही नहीं मिलता तो एंड भी नहीं मिलता, उसकी कोई बाउंड्री नहीं मिलती आपको, वो बस है वो। तो एंड एनीथिंग दैट डज नॉट हैव एनी बाउंड्री, दैट मीन्स इट इज़ नॉट फाइनाइट, दैट मीन्स इट हैज़ टू बी इनफाइनाइट। So you are that infinite awareness, consciousness, जो आपका right now experience है। There is nothing, big talks or spiritual about it. You just are, and you just need to go into that feeling. So coming back, beneath all that mental noise, there is this undeniable sense of being. It's not dramatic. It doesn't have to prove anything. It's not about, that being is, or that state, or emness. It's not searching for an answer. It's not going after any enlightenment. It doesn't even need a label. It's just there, always, ever present. Even at your worst moments, it was quietly there, unnoticed, untouched. Even in your best moments, it is there. You didn't fall out of it. उससे आप कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। The problem is you just got caught up in a story about falling. Mind जो आपका आई थॉट है, जो फॉल्स सेंस है, वो आपको वो स्टोरी देता है। And that's what makes this so disorienting for the thinking mind, because the thinking mind is always looking for something to do, a next step, an exercise, a goal, be it a spiritual goal,
be it a materialistic goal. But anything, if there is a goal, that means even in spirituality, if there is a goal for enlightenment, goal is always a property of mind. एंड स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन आपको बोलती है नो माइंड, तो आप स्पिरिचुअलिटी में गोल रख रहे हैं कि कुछ हो जाए, कुछ एनलाइटनमेंट हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, ये हो जाए, तो गोल होते तो फिर माइंड आ गया. यू आर सो द बेसिक फैक्ट दैट वेयर why you started meditation and got into spirituality to be in the state of no mind. And but even in spirituality you are putting a goal, which means again a property of mind. So these are contradictory things. But and being present, वो जो हमने इसकी उसमें बड़ा मजा है कि because but being present isn't a goal. It's what's left when the goal disappears. You are not trying to become presence because you already are it. And every effort to reach it just keeps pushing the recognition further away. इसलिए जहाँ हो पूर्ण हो. That's why people often feel like they're on the edge of something but never quite get there. And they go around in circles, chasing something that's not there. कुछ एक missing है. Either in spirituality or in the materialistic world. And see, it's more like things actually falling apart than discovering something new. The mind just stops making so much noise जब आप presence पे जाते हैं, and in that quiet you see what was always there. This is where a lot of people get it wrong. The mind wants confirmation. It wants to hear, yes, that's it. Even in spirituality, हाँ ये हो गया, ये अब मैं enlightened. You have made it. You are awake now. But this isn't some movie, with a happy ending, with a triumphant ending. There is no final note, no climax that fades out. What happens instead is an easy return to the ordinary, which is nothing but return to yourself. Even return to yourself कहना is wrong है, because you are that already. So and when you return to the ordinary, it's not as a letdown but as a freedom to just being, functioning without any fuss, walking, breathing, answering an email, doing nothing special, and knowing none of it needs to be improved or surpassed. The big realization isn't that you need to become more. It's that who you are before the story, before the roles, stays untouched by the chase for meaning. This everyday presence isn't mystical. ये कोई mystical चीज़ नहीं है, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो sages को ही मिलती है, उन्हीं को मिलेगी. It's there with you. You are that 24/7, right? As I explained earlier also, it hasn't changed. It's not deep. It's not hard to reach. It's simply what's left when your attention isn't hijacked by the mental storyteller. जो आपका कमेंट्री चल रही है अंदर, उससे हाईजैक हुआ पड़ा है. So it's simply, I repeat, it's simply what's left when your attention isn't hijacked by the mental storyteller. It's not silence, in that poetic meaning of the word silence. It's a literal silence. The absence of compulsive mental labeling, noticing without naming, seeing without storing, being without becoming. आपको सिर्फ होना है, कुछ बनना नहीं है. There is strange, kind of relief that comes with it. There is strange, this kind of freedom that comes with it. And it's not dramatic. It's not, like a high of, एक high मिलता है जब हम कुछ achieve करते हैं. It's not like the relief of solving a puzzle. It's the absence of the need to solve anything at all. You don't end up becoming a better version of yourself. बोलते हैं ना corporate circles में, you have to become a better version of yourself. You lose interest in the whole game of self-improvement. Not because you gave up, but because the whole idea quietly fades away. So there is a kind of richness in this simplicity that no philosophy can really capture. And once you notice that, it becomes clear that all your searching
was just an attempt to get back to what's always been there. Still, your mind might say, so what now? What's the lesson? How do I live this? But that's just the same old pattern replaying, trying to turn presence into lifestyle, trying to box up the absence of the box. The real invitation here, isn't to figure it out, but to stop outsourcing your peace about future outcomes. We need to stop outsourcing our peace about future outcomes. There is no next step because there was never a first one. You never really left. You were never actually in a box to begin with. बोलते ना कि ये लाइन बहुत फेमस होती है कि that phrase, think outside the box. It's one of the most overused kind of mantras in schools, offices, corporate, spiritual circles. And it's often said with good intentions to break habits, question assumptions, look at things with fresh eyes. But behind this catchy line, actually, if you see closely, it's a quiet belief which we never examine, that we are somehow stuck inside a box right now, and that is why you have to think outside the box. And that's the problem. If the mind thinks it's trapped, it will spend its whole life trying to break free. You were never actually in the box to begin with, so you never had to fight your way out. What kept you in the air wasn't the box itself, but the belief that it existed. The striving, the self-imposed pressure, the effort to break free. Once that effort disappears, life gets incredibly simple. Not perfect, not always easy, but simple in a way that feels healthy. So, it's about coming back to yourself, just as you are, raw, unfiltered, and without any agenda. From there, everything moves forward. Work still gets done, relationships are still maintained, projects still get finished, but none of it is about fixing something. None of it is about proving your worth. None of it is about which I started. It's about getting validation from others. You show up just because you show up, not because you expect something in return. And that subtle difference, that quiet shift in why you do things, changes the whole quality of your life. It's no longer about defining yourself. Thank you so much. I hope it helps.